हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव की, वो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसको आपने ध्यान से समझना है। तो बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन एक बार समझना। इफ़ ऑल द पॉइंट्स of a surface are at the same electric potential, then the surface is called equipotential surface। अगर किसी सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी तो हम बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख रखा है, अगर कोई सरफेस सेम पोटेंशियल पर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। आप ये भी कह सकते हो, अगर किसी सरफेस कोई सतह टू डिमेंशनल के हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो वो सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। मान लीजिए कोई क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू कह लीजिए। अगर मान लीजिए उसके चारों ओर हम ड्रा करें कोई भी ऐसा सरफेस जो उससे इक्वी डिस्टेंस पे हो, उससे सेम डिस्टेंस पे, जैसे कोई स्फेरिकल सरफेस होगा, मान लीजिए यहाँ पर ड्रॉ नहीं हो रहा, 3D स्फेरिकल सरफेस, दोबारा से बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है स्फेरिकल और इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है, क्योंकि सब जगह इक्वल डिस्टेंस है, इस वजह से जो ये सरफेस होगा ये कैसा सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई प्लेट है जो प्लस क्यू या नेगेटिव प्लस या माइनस चार्ज है, तो वहाँ से जो लाइंस होती है वो इस तरह से होती है, उससे जो इक्वी डिस्टेंस के ऊपर एक प्लेन सरफेस होगा, यहाँ पे प्लेन सरफेस, वो भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसके साथ अगर हम आगे बात करें, इसमें क्या होगा, इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, किसी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के चारों ओर और इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज आर एट द सेम पोटेंशियल, उस चार्ज से सेम डिस्टेंस के ऊपर जितने भी सरफेसेस होंगे वो सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। जैसे कि ये इस डायग्राम में देखिए, जितने भी स्फेरिकल सरफेसेस अलग अलग से, जितने भी डॉटेड लाइन सरफेसेस है ना, पहला डॉटेड लाइन अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके बाद दूसरा, और ये जितने भी जैसे लास्ट वाला ये अकेला, हम सबको नहीं बोलेंगे, अकेला क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। ठीक है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस इन दिस केस विल बी ए सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, जो अलग अलग कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, कॉन्सेंट्रिक ऐसे स्फीयर्स जिनका सेंटर वो पॉइंट है जहाँ पर चार्ज रखा हुआ है एज द चार्ज, तो उन सभी स्फेरिकल सरफेसेस को हम अकेले अकेले को बोलेंगे कि मान लीजिए क्यू चार्ज है, उसके चारों ओर एक स्फेरिकल सरफेस, दूसरा, इस तरह से अकेले को क्या बोलेंगे, हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोल लेंगे। तो ये थे हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी पॉइंट चार्ज के चारों ओर। द पोटेंशियल जो है ना वो अलग हो सकता है अलग स्फीयर्स पे, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, इफ ए चार्ज इज टू बी मूव्ड बिटवीन 2 points on the equipotential surface through any path, the work is 0। क्योंकि ये क्या कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किन्हीं 2 पॉइंट पर किसी चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। यह इसलिए है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, वो 0 होगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए, क्योंकि समझिए एक बात कि भाई सबसे पहले तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी बी माइनस वी ए होता है। यहाँ पे देखिए
अगर कोई पॉइंट बी है, कोई पॉइंट ए है, किसी सरफेस के ऊपर ही है, सरफेस कौन सा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन आपको पता है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू जो है ना वो सेम है, उस सरफेस को वहाँ पर क्या हो जाएगा, वी ए और वी बी दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि उस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर वी ए बी, क्योंकि डब्ल्यू वर्क डन क्या हो जाएगा, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन है किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, वो क्या होगा, वो होगा जीरो। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वर्क डन क्या है, चाहे वो कोई भी चार्ज है, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन अगर जीरो है तो किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन है वो जीरो होगा, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो 1 कूलाम हो, चाहे वो 10 कूलाम हो। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, किसी तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में किसी चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन है वो क्या है, वो जीरो होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए क्या है, जीरो है। तो वी बी माइनस वी ए वर्क डन के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पर क्यू नोट की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ध्यान दीजिए, क्यू नोट की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, अगर वी बी माइनस वी ए जीरो है तो डब्ल्यू ए बी भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वी ए इज इक्वल टू वी बी के इक्वल है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी नॉर्मल टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी बन रही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल होंगी, जैसे कि इन दोनों डायग्राम में आपको दिख रहा है, जैसे दोनों डायग्राम में दिख रहा है। इसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे पास ई डॉट डी एस क्या होता है, वो वर्क डन के इक्वल होता है, ई जीरो नहीं है ना ही डी एस जीरो है, तो जीरो क्या होगा वो, क्यों, ई डॉट डी एस वी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, तो ई जीरो नहीं है, डी एस जीरो नहीं है, कोस थीटा जीरो होगा, और अगर कोस थीटा जीरो है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ही नॉर्मल होंगी किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और परपेंडिकुलर टू लाइंस ऑफ फोर्स, और लाइंस ऑफ फोर्स के भी क्या होंगे भी, परपेंडिकुलर होंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे दिख रहा है लाइंस जो है ना वो पैरेलल हैं, तो सरफेसेस क्या होंगे, इस तरह से होंगे। तो ये हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। इससे अगला टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हमने पढ़ा किसी एक चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी किसी दूसरे चार्ज की, यहाँ पे प्लस क्यू की वजह से, मान लीजिए, अगर दोबारा से बता रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज रख रखा है प्लस क्यू, और यहाँ पर दूसरा कोई चार्ज है क्यू नोड अटैच चार्ज, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी थी इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लेके आने के लिए वर्क डन के इक्वल थी। वो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल थी, मान लीजिए कोई यहाँ पे चार्ज रखा है क्यू, हमने क्यू नोड चार्ज की निकालनी है, तो क्या थी कि इन्फिनिटी से बहुत दूर से, मान लीजिए यहाँ तक का फील्ड है, जैसे मैंने आपको वहाँ पे समझाया था कि यह चार्ज इसको कितनी दूर तक मूव करवा सकता है। हमने इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज, वो एक डिफरेंट चीज़ थी। वो क्या थी भाई, ये चार्ज इस चार्ज की वजह से कितना मूव कर सकता है, ये चार्ज इस चार्ज की वजह से इतना मूव कर सकता है, अपने आप मूव कर सकता है, क्योंकि ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, और रिपेल होकर कहाँ तक भेजेगा, इसके फील्ड तक भेजेगा। तो इस वजह से ये यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन क्या है, वो जो है ना इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी थी। तो लेकिन इस जगह पे हमने क्या करना है, इस जगह पे हमने समझना है, लेकिन इस जगह ये डिफरेंट है, यह एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से होती है। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो
या दो से ज़्यादा चार्जेस की वजह से, ध्यान से समझना, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो चार्जेस की हो सकती है, दो से ज़्यादा चार्जेस की हो सकती है। उसका क्या कारण है, वो कैसे निकाली जाती है, या आपने ध्यान से समझना है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इससे पहले जो आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी वो इस तरह से पढ़ी थी कि भाई जो किसी चार्ज की वजह से दूसरा चार्ज कितना मूव कर सकता है, और यहाँ पर क्या होगा कि भाई दो चार्जेस हैं या तीन चार्ज हैं या 5, 10 n चार्जेस हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं, वो इक्वल होगी वर्क डन टू असेंबल दीज चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। उन चार्जेस को ईच अदर की वजह से, एक दूसरे की वजह से उनकी पोजीशन पर लेके आने के लिए, मान लीजिए कोई चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, हमने एक इमेज मतलब अब निकाल के देखना है कि इन्फिनिटी से यहाँ पर लेकर आने के लिए इसका वर्डन कितना होगा, इन्फिनिटी से यहाँ पर लेकर आने के लिए इसका वर्डन कितना होगा। यह जो है ना एक्चुअल में मूव नहीं कराना, हमने मैथमेटिकली मूव करके देखना है कि कितना मूव कर सकते हैं, कितना वर्डन कर सकते हैं यहाँ पर मूव करवाने के लिए। दोबारा से मान लीजिए एक बार कि मान लीजिए दो चार्जेज है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब ये चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रखने में, इनको यहाँ पर रखने के लिए कितना वर्क किया गया होगा, किसके अगेंस्ट, और कोई नहीं है यहाँ पर, बस इन्हीं की वजह से, एक दूसरे की वजह से इनको इनकी जगह पर रखने के लिए, इन्फिनिटी से यहाँ पर सेट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, वो वर्क डन इन दोनों चार्जेस के इकट्ठे के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो अगर मैं दोबारा से आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस बताऊं तो एक बार हिंदी में देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उनको इन्फिनिटी से इनकी जगह पर सेटअप करने के लिए जो वर्क डन किया गया होगा उसके इक्वल होगी। इंग्लिश में द वर्क डन टू ब्रिंग द 2 चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस। अच्छा, अब देखिए आगे, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस। एक हमने Q1 मान लिया A पॉइंट पर और Q2 मान लिया B पॉइंट के ऊपर। तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर लिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए हमने मान लिया V1 नाम दे दीजिए, इसको V1 नाम दे दीजिए। Q1 की वजह से, ये क्यों निकाला ये भी बताऊंगा, Q1 की वजह से B पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, वो होगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्योंकि सेपरेशन कितना है, R है, और ये हमने निकाल के रख लिया। इसके बाद द अनदर चार्ज पॉइंट चार्ज Q2 इज ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। नाउ द वर्क डन ऑन द चार्ज Q2 इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक लाइन रह गई है कि भाई पहले Q1 को, पहले हमने दोनों को यहाँ से एक तरह से मान लीजिए एब्सेंट कर दिया। हमने Q1 को क्या किया, Q1 को इसकी जगह पर लेके आए हम। Q1 को इसकी जगह पर लेके आने के लिए W1 क्या होगा, वर्क क्या होगा, W1 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर और कोई चार्ज है नहीं। अब पहले दोनों को हमने यहाँ से एब्सेंट किया, एक को लेके आए, चाहे पहले Q2 को ले आइए चाहे Q1 को ले आइए, पहले हम एक को लेके आए और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक को लेके आए हैं और उसके बाद हमने क्या किया है, मान लीजिए फिर दूसरे को लेके आए। जब पहले को लेके आएंगे तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। क्यों वर्क डन 0 होगा, समझिए यहाँ पर पहले को जब लेके आए हम तो वर्क डन क्यों 0 होगा, यहाँ से यहाँ तक लेके आए क्योंकि अब वहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन अब ये तो आ गया, अब दूसरे को लेके आएंगे इन्फिनिटी से यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगी, तब कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर तीसरा चार्ज भी होता तो तीसरे को जब लेके आते, अगर 3 चार्जेस की, जैसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस जगह पर पढ़ेंगे, तीसरे को लेके आते तो 3 चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती कि भाई इन दोनों की वजह से इसको लेके आने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, इन दोनों के फोर्स के अगेंस्ट तीसरों के लेके आने के लिए जो वर्क डन है वो कितना करना पड़ेगा। क्योंकि ये पोटेंशियल जो है ना, अब समझिए ये जो पोटेंशियल है V इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज की वजह से, वो क्या है, अगर डेफिनेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहता है, नेट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आने के लिए वर्क डन इसके अगेंस्ट पोटेंशियल जो है ना, इस चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर क्या कहलाता है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट के ऊपर एक नेट पॉजिटिव
चार्ज को लेके आने के लिए वर्क डन है। तो अगर हम Q2 चार्ज को लेके आएंगे तो वर्क डन क्या होगा, यहाँ पर देखिए वर्क डन क्या हो जाएगा V इंटू Q2, क्योंकि V क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आने के लिए वर्क डन, और क्योंकि वर्क डन इंटू चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ऐसे भी समझ सकते हो। या फिर एक तरीका ये है कि ये तो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आने के लिए वर्क डन, अगर हम Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं तो Q2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 कूलम को लेके आ रहे हैं तो 10 कूलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आने के लिए वर्क डन है। इस तरह से आगे यहाँ पर देखेंगे हम, अगर हम बात करें आप V को और Q2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास ये क्या आ गई, दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पहले चार्ज को चाहे कितने भी सिस्टम ऑफ चार्जेस हों, पहले चार्ज को लेके आने के लिए वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, और उसके बाद दूसरे चार्ज को लेके आएंगे, जैसे यहाँ पर है ये चार्ज आ चुका, इसको लेके आएंगे तो इसको लेके आने के लिए वर्क डन जो होगा इसकी फोर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ होगा, तो वो ये है यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन अगर समझिए आप, अगर आप तीसरे चार्ज की बात करते हैं, कीपिंग, मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास तीन चार्जेस होते हैं Q1 Q2 Q3, पहले आप Q1 को ले आए, Q1 को लेके आने में वर्क डन क्या हो गया, पहले आपने इन तीनों को अपसेंट किया यहाँ से, पहले लेके आए Q1 को लेके आने में वर्क डन क्या हो गया, वो हो गया 0। फिर आप लेके आए Q2 को लेके आए तो Q2 को यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, वो होगा इस पॉइंट चार्ज की से Q1 अपॉन दोबारा से लिख रहा हूँ, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ये होगा इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल। तो सिर्फ इस चार्ज की वजह से वर्क डन कितना हो गया इसको लेके आने में, वो हो गया Q1 इंटू Q2, ये वर्क डन हो गया। इसको W1 नाम दे दिया हमने या फिर W2 नाम दे दिया, W1 तो 0 था, W1 था हमारा 0, Q1 को अकेले को लेके आने में, Q2 को लेके आने के लिए इतना वर्क डन हो गया। अब हमारे पास ये दोनों चार्जेस इनकी जगह पे आ गए, Q2 को लेके आएंगे किसके अगेंस्ट, Q2 को लेके आएंगे हम, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी, इन दोनों की वजह से हम Q3 को लेके आएंगे, सॉरी। तो Q1 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, वो हो गया Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है 13 है इसको, और इसी तरह से, लेकिन अब Q2 भी यहाँ पर आ चुका है, Q2 की वजह से वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, Q2 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2 3, दोनों को जोड़ेंगे तो एक तो हमने ये जोड़ दिया और एक ये जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर Q1 Q3 सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है, Q3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, Q3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वर्क डन क्या होगा Q3 से मल्टीप्लाई करना भी पड़ेगा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कॉमन है, तो ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क डन हो गया। दोबारा से एक बार समझिए कि ये तो है, ये जो है ना, ये तो है इसकी वजह से इसको लेके आने के लिए वर्क डन, और ये है इन साथ में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई है इन दोनों की वजह से इसको लेके आने के लिए वर्क डन। इस तरह से अगर चौथे को भी लेके आना होता तो इन तीनों की, हमारी चौथा यहाँ पर है कुछ ना कुछ डिस्टेंस है यहाँ पर 1 4 2 4 और 3 4, तो तीनों की वजह से पोटेंशियल निकालते, उनको जोड़ते और फिर Q4 को मल्टीप्लाई करते। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों की वजह से पोटेंशियल निकाला और उसको Q3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जो ड्राइव करके रखने के बाद है, इस तरह से, अगर पोटेंशियल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, अगर पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल आप निकाल सकते हो, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे दो चार्जेस है, पहले को लेके आने के लिए वर्क डन क्या होगा 0 होगा, दूसरे को लेके आने के लिए वर्क डन क्या होगा इसके अगेंस्ट। यहाँ पर तीन चार्जेस हैं, पहले को लेके आने के लिए वर्क डन 0, दूसरे को लेके आने के लिए इसकी वजह से पोटेंशियल, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या कहलाएगा, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लेके आने के लिए वर्क डन होगा। क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को है तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे क्या किया था Q2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो Q2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास हम Q3 को लेके आएंगे, Q3 को जब लेके आएंगे तो Q1 और Q2 वहाँ पर ऑलरेडी है,
तो इसकी वजह से पोटेंशियल निकाला और दोनों की वजह से, दोनों की, क्योंकि दोनों असर डाल रहे हैं, अब दोनों फोर्स लगा रहे हैं, दोनों फोर्स लगा रहे हैं, तो इस वजह से दोनों का जो पोटेंशियल है उनको जोड़ना पड़ेगा। हमने यहाँ पे जोड़ दिया और साथ में Q3 से मल्टीप्लाई भी कर रखा है। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इस तरह से 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा चार्जेस हैं, उनकी वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं।